हेलो वेलकम डियर लर्नर्स और स्टूडेंट्स। आज के इस अपलोडिंग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ चुके थे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। हमें पता है जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का बिटवीन टू चार्जेस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसकी हेल्प से हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड बोला है पॉइंट चार्ज। अगर हमें याद हो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू इट्स डिस्टेंस। यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल मास है उनका, पर उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू कुछ ना कुछ है। कूलम्स ने एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ये फोर्स निकाली विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। उस डिवाइस का नाम है टॉर्शनल बैलेंस। टॉर्शनल बैलेंस एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या किया, कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कूलम ने क्या लॉ दिया। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। मैंने यहाँ पे जो Q1 और Q2 का जो साइन है वो सेम माने, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। इसका मतलब इनके बीच जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की फोर्स होगी। इन Q1 और Q2 के बीच की जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं R है। अकॉर्डिंग टू कूलम जो इनके बीच ये फोर्स होगी रिपल्शन की, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट में। डैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो वी गेट जब हम कंबाइन कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को तो मुझे क्या मिला, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब भी हम फिजिक्स के ऐसे लॉ लिखते हैं जहाँ पे ये जो साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको हम हटाना होता है, तो उसके हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू, और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगा रहे हैं वो है K, जिसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। इस K की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर कि हम कौन से सिस्टम में काम कर रहे हैं। हम SI सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, CGS सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा जो इस K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। मीडियम की नेचर कैसी है, किस मीडियम के अंदर रखे हैं, हमने एयर में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, ग्लास में रखे हैं। ये डिपेंड करता ऑल अबाउट ऑन मीडियम के ऊपर। जो K की वैल्यू थी वो डिपेंड करती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर एज वेल एज मीडियम के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं SI सिस्टम की बात कर रहा हूं और मैं मीडियम एयर या वैक्यूम मार रहा हूं, तो मेरे पास जो K की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपको जो साइन दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट का, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपका कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। बेसिकली कूलम्स लॉ क्या था, इट्स ओनली गिव यू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट R डिस्टेंस अपार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the magnitude of this force depend upon the product of two charges or also depend upon the square of distance between them। हम बात करने जा रहे हैं परमिटिविटी की कि ये परमिटिविटी क्या होती है। बेसिकली जो परमिटिविटी है वो चार्ज की प्रॉपर्टी है। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, परमिटिविटी से कुछ परमिशन देने किसी चीज़ को। परमिटिविटी का कंसर्न है उस मीडियम से जिस मीडियम के अंदर हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। परमिटिविटी का फ्री स्पेस का मतलब है कि उस मीडियम की जहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास आउट करने दे।
परमिटिविटी का कंसर्न आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ है जो कैपेसिटर्स में स्टोर होती है। जब हम अगले यूनिट्स पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, आपको वहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर्स के अंदर। तो यहाँ पे अपने परमिटिविटी को इतना ही याद रखना है कि वो चार्ज की प्रॉपर्टी है और किसी मीडियम की कितनी कैपेबिलिटी है जो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास आउट होने दे। अब हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ एप्साइलन ज़ीरो। कई बच्चे इसको एप्साइलन नॉट भी बोल देते हैं, एप्साइलन ज़ीरो भी इसको हम बोल देते हैं। सो एप्साइलन, अकेले एप्साइलन ज़ीरो की वैल्यू क्या है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ये इसकी वैल्यू है। अगर हम बात करनी चाहें 1/4πε0 की, इसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो आपने वैल्यूज़ हमेशा याद रखने को, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम आगे, तो आपको ये वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। हम इसकी वैल्यू भी डिस्कस कर चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती थी और 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हैं, डायमेंशनल पे ऊपर। इसका डायमेंशनल फार्मूला है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने डायमेंशनल फार्मूला या वेक्टर्स जिनको नहीं पता, वो अभी भी एक बार अपनी बुक से इसको रीड आउट करें, क्योंकि आने वाली अपलोडिंग्स के अंदर वेक्टर्स का बहुत यूज़ होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। सो वो आपको आना ज़रूर चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कि हमें वेक्टर्स को दोबारा समझा दिया जाए, तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन ज़ीरो के ऊपर। हमें पता है कि हमने जो कूलम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकाला है एफ, वो किसके बराबर था? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से एप्सिलॉन ज़ीरो निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? Q1 Q2 अपॉन 4πf इंटू आर स्क्वायर। अब डायमेंशंस निकालनी है, तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आपको डायमेंशंस निकालनी हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इनमें से देखो 4π तो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। डायमेंशन किसकी है? चार्ज की, फोर्स की और डिस्टेंस की। सो चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं? a इंटू टी, 80 आ जाएगा। फोर्स की mL/t-2, आर स्क्वायर की L स्क्वायर। सो यहाँ से डायमेंशंस एप्सिलॉन नॉट की क्या आ जाएंगी? m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। आप इसको जरूर कॉपी पेपर सॉल्व करके रखिए। एक बार मैं इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। देखो, मुझे चाहिए थे चार्ज की डायमेंशन। सो करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? करंट इंटू टाइम। करंट के यूनिट्स किस में? एम्पियर में। तो टाइम को टी लिखते हो, तो क्यू की डायमेंशन क्या है? ए इंटू टी। और फोर्स की डायमेंशन क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन। मास की m और एक्सलरेशन L/t-2। देखो, अकेला r लेंथ है, उसको L लिखोगे, पर यहाँ पे r स्क्वायर था, L स्क्वायर। अब आप जब इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी एप्सिलॉन नॉट की। वो क्या थी? m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर स्क्वायर। आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कूलम्स लॉ की फोर्स है, जो कूलम्स फोर्स है, वो फोर्स या अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है। डिपेंड करता है इनकी पोलैरिटीज़ के ऊपर, चार्जेस की पोलैरिटी के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं इससे करैक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता क्या कूलम फोर्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स है कि जो कूलम फोर्स होती है वो सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ दो बॉडीज़ के सेंटर की लाइन के अलोंग लगती है। दैट इज़ एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडी। दो बॉडीज़ के सेंटर के अलोंग लगती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स थी, वो दो मासिस के अलोंग लगती, दो मासिस के सेंटर के अलोंग लगती थी। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम दो चार्जिस के सेंटर के अलोंग लगेगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कूलम फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स इन नेचर है। दूसरे इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जिसमें फोर्स इनवर्सली किसकी होती है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/r स्क्वायर के। सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती थी, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। तीसरी करैक्टरिस्टिक्स थी कि ये फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। रिपल्सिव कब होगी? जब दोनों चार्जेस सेम साइन के होंगे, डैट इज वो लाइक चार्जेस होंगे, तब रिपल्सिव होगी।
और अट्रैक्टिव कब होगी, जब एक की पोलैरिटी पॉजिटिव हो सकती है और दूसरे चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव हो सकती है, तब वो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। अगर मैं बात करूँ रिपल्सिव फोर्स की, जहाँ पे दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। और अगर वो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है तो उन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। नेक्स्ट है कि ये फोर्स क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब है कि ये जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, आर का। आर में यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एक बार मैंने दो चार्जेस एयर में फिक्स कर लिए तो उनका डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। फिर जो फोर्स होगी वो स्फेरिकली क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। स्फेरिकल सिमेट्रिक का फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस की बात की, जो फिक्स डिस्टेंस की बात है 3D के अंदर, जिसका डिस्टेंस फिक्स होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो स्फीयर जनरेट करते हैं, इसलिए इसको बोला गया स्फेरिकली सिमेट्रिक।